पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि धांधली है, कैसे कह सकते हैं? आपने शिकायत की थी फिर बीडीओ दफ्तर में? हाँ जी, हाँ जी। जांच में क्या पाया गया? ज- उन्होंने रिकवरी दी? नहीं, सुनो तो सही। उन्होंने जांच तो की अपनी तरफ से। तो ना, क्या क्या चाहते क्या हैं आप, क्या मांग करते हैं? आप नहीं, ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एग्जाम का मतलब मैं समझा नहीं। जब मतलब कि आप जेई के लिए बोल रहे हो कि वो ऐसे हैं कि वैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी व्यक्ति विशेष के पीछे पड़े हैं? अक्सर हमने देखा है समाज में एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट होता है उसके लिए जो छवि बनी होती है, लोगों का ये कहना होता है, लोग ये मानते हैं कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं वो पीछे पड़े होते हैं बिना मतलब के। कितनी सच्चाई है इसमें? वैसे तो आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या एक आरटीआई एक्टिविस्ट भ्रष्टाचारी हो सकता है? इस पर जब हमने उनसे बातचीत की बीडीओ साहब से, तो उन्होंने बताया था हमें फ़ोन पर, उन्होंने बताया था कि इस तरह से एक मामला आया है और वो संज्ञान ले रहे हैं, जांच जारी है, इस तरह से उन्होंने कहा। एक जेई उसकी एमबी करता है और दूसरा जेई उसकी असेसमेंट कर रहा है। आप अपना चैनल लेकर के हमारे दर्द जानने के लिए हमारे बीच आए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूँ, क्योंकि मैंने देखा अक्सर मीडिया से हमारा वास्ता पड़ता रहा, मीडिया ने हमारे दर्द को नहीं समझा। क्योंकि जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, शायद मीडिया को वो भी गले की हड्डी बने हुए हैं। मीडिया क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है मेरे रिश्तेदार भी या मेरे अपने सगे संबंधी भी मीडिया में हैं जो इस दर्द को नहीं समझ पाए। तो मैं आपका एक तय दिल से, अंदर गहराइयों से, दिल की गहराइयों से इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आभारी हूँ, आपका ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ सदा के लिए, कि जो आप लोग इस आरटीआई इन बेचारे गरीबों का एक दर्द सुनने के लिए। हमारी याद आएगी अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी कभी तन्हाइयों में। आप आरटीआई एक्टिविस्ट से पहले सिंगर तो नहीं थे? नहीं, सिर हथ छे हकरी भूरी, उम्र बुझ गया कर दे मजूरी, बिरिमने पे इंदी पूरी। नानू दादू मोह सुपुत्र मजूर, पाई चलूरे शर्म दौड़, बैगा गांधे सन जाइंदे त्यार न बदली दे कदी मूड। इतना लंबा समय हमने अपनी उम्र में व्यतीत कर दिया और फिर भी आज हम आरटीआई को नहीं समझ पा रहे हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि किसी का दर्द कोई कविता के माध्यम से बयां कर रहा है, कोई गाने के माध्यम से। वे तार तलवार दी ते सौखा नहीं हो तुरना, वे बोल दे सी जड़े सानू वो पैना पिछे मुड़ना, वे आपां बोलती उन्हां दी कीती ए बंद सजना, हो गया मैं मस्त मलंग सजना, वे आपां चंबे आके छेड़ दिती ए जंग सजना, हुण किली उत्ते दिता डर टंग सजना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोंगिया। दर्शकों देखिए, आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी पंचायती राज विभाग के लिए शिकायत होती है या अक्सर चर्चा होती रहती है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि फलाना प्रधान ठीक से काम नहीं करता या फिर ये लोग ठीक से काम नहीं करते। तो देखिए, ये अक्सर चर्चाओं का बाज़ार जो है वो गर्म रहता है। तो ऐसे कामों को सामने लाने के लिए जिनमें कुछ धांधलियाँ हुई होती है, उनके लिए कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं जो कि उन धांधलियों का पर्दाफाश करते हैं। आज अभी आप देखेंगे सलूनी से कुछ लोग आए हैं और इनकी शिकायत है ब्याणा पंचायत को लेकर। तो इनका ये कहना है कि उस पंचायत में धांधली हुई है। हमारे चैनल के माध्यम से ये अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि पंचायती राज विभाग के अंदर जो कार्य होते हैं किस तरह से होते हैं, क्या कुछ धांधलियाँ पाई जाती है, ये इनका कहना है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, आखिर बात क्या है। स्वागत है जी आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है और हमारे आरटीआई कार्यकर्ता तीन आदमी हैं, रोशन लाल, प्रकाश चंद और नानक चंद। तो हमने इनको आरटीआई लगाई थी 14-15 वित्तियों के लिए। अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी आए थे सलूनी में, तो उनको हमने शिकायत लिखी थी कि भाई हमारा काम नहीं कर रहे हैं ब्लॉक डिपार्टमेंट वाले। तो उन्होंने शिमला से इनको थोड़ा प्रेस किया, तब इन्होंने थोड़ा काम करना शुरू किया। फिर भी इन्होंने बहुत लेट कर दिया। चलो खैर है, इसमें मतलब बीडीओ साहब ने कमेटी गठित की।
उसमें मतलब ये PI नहीं, पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि उस पंचायत के खिलाफ आप जिस तरह से कह रहे हैं धांधली है, कैसे कह सकते हैं? धांधली तो ऐसे हमने इनको 6-7 साल का रिकॉर्ड मांगा था ब्लॉक डेवलपमेंट से कि मतलब 14-15 वित्तीय योग में इतने सालों में क्या क्या काम हुए और इनके हमको पूरी विवरण दे दे, तो इन्होंने दे दी। उसके बाद मतलब ये करते रहे, आजकल करते, फिर इन्होंने कमेटी गठित की। आपने शिकायत की थी फिर BDO दफ्तर में? हाँ जी, हाँ जी, हमने उनसे जांच में क्या पाया गया? जांच के बारे में लिखा था, उन्होंने कमेटी गठित की। BDO साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की कि BDO साहब जी इनको पूछो जी साहब को कि ये साइड में गए, इन्होंने इंची टेबल कोई नाप नपाई की, कुछ नहीं किया ना। तो इससे BDO साहब ने उनको तो वो सामने जी सामने बैठे थे, तो उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ये ज़रूर बोला कि रोशन लाल जी मैं ऐसा करता हूँ, मतलब 2-4 दिन के बाद मैं खुद जाऊँगा मौके पर, तो वो मौके मैं 2-3 काम चेक कर पाऊँगा, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा। तो 13-14 काम में 2-3 काम उन्होंने चेक किए, जो बोल रहे थे बिल्कुल साफ सुथरे थे। उन्होंने उस काम में 4 लाख 12-13 या 15 हज़ार की रिकवरी उनको की, सिर्फ मतलब 3 काम में, जो BDO साहब ने खुद चेक किए थे। और जो 10 काम रह गए वो उन्होंने ऐसे ही लिपेट दिया उनको कि भाई उनकी असेसमेंट ठीक है, ना नाप नपाएगी कुछ भी नहीं, वो भी मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद नरेगा का चलाया हमने, तो नरेगा में भी मतलब उन्होंने काफ़ी दिन लगा दिए। हमने लिखे थे इसमें 36 काम लिखे थे। जांच में क्या पाया मेन जांच? उस जांच में तो जो 14-15 वित्तीय योग की है, उसमें तो उसको उनको डाल दिया मतलब 4 लाख 15-20 हज़ार इतना डाल दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद फिर नरेगा के कागज मंगाए, नरेगा की जांच शुरू हुई, तो हमने उसमें 36 काम लिखे थे। और जेई साहब बोलते हैं कि हम 4-5 काम करके बोलता है मैं इनको बंद करो, अब हो गया इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, बेड़ा पंचायत का ठेका नहीं ले रखा हमने। तो वो मना करके फिर हमने अपील जाहिर की BDO साहब से कि सर आपके जेई साहब बोल रहे हैं कि हम इतने काम की रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। मैंने DC साहब से हम परमिशन लेते हैं, तो बोला DC जिसके पास मर्जी जाओ, हम ये काम नहीं करेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो अपील कीजिए, फिर BDO साहब ने मतलब उनको उन्होंने रिकवरी दी? नहीं, सुनो तो सही, रिकवरी तो बाद की बात है ना। उसके बाद उन्होंने मतलब फिर उनको ऑर्डर किए कि ये जितने काम लिखे हैं, मैंने अगर 4-5 काम जेई साहब ने किए, उसमें अगर धांधली नहीं है तो मत करो आप, अगर धांधली है तो मेरे हम तो 36 काम जो दिए हैं वो 36 के 36 काम मतलब उनकी रिपोर्ट चाहिए हमको। उन्होंने ऑर्डर कर दिए जेई को, और उन्होंने मतलब वो 36 काम की पूरी मतलब 6-7 बंदे की टीम थी लगी, TA वगैरह जो टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार करके हमको दे भी दी। रिपोर्ट तैयार कर दे दी, मतलब हमारा एस्टिमेट था भी 50। उन्होंने जांच तो की अपनी तरफ से? जांच की उन्होंने रिपोर्ट दी हमको, लेकिन हमारा अंदाजा 50 लाख से ऊपर ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने मतलब असेसमेंट कम की, जो लॉक टाइलें थी उनकी असेसमेंट कम की। फिर जो की भी बाय द वे, तो उसमें जो मतलब 36 काम थे उनसे, मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप उस रिकवरी से नाखुश हैं? वो तो नाखुश हैं। 1-2 काम तो ऐसे हैं चेक डैम के, जो गड़िया एक नाला पड़ता है, गड़िया नाला से चेक डैम है 5 लाख का, तो वो बोलते मतलब बारिश की वजह से वो नष्ट हो गया। मेरे को ये समझ नहीं आती कि 2015 में जो मतलब चेक डैम लगे हैं, दूसरे प्रधान ने लगाए हैं, उस टाइम दूसरा प्रधान था और वार्ड मेंबर था। वार्ड मेंबर का कहना है कि यहाँ लगे ही नहीं है, तो वो प्रधान बोलता नहीं लगे हैं, तो पूरे गांव का कहना है कि नहीं लगे हैं इधर। अच्छा चलो लगे भी हैं, मान लेते हैं लगे हैं, तो 2015 में जो चेक डैम है वो तो सलामत है, और उसकी फ़ोटो भी है हमारे पास। अगर वो सलामत है तो 2023 में जो मतलब चेक डैम इन्होंने बनाए वो कैसे चले गए, हमको तो ये समझ नहीं आती है। तो इसकी इंक्वायरी जो है मतलब हाई लेवल कमेटी करे तो हमको विश्वास आता है तो ना। क्या चाहते क्या हैं आप, क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो पटवारी साहब ने जो रिपोर्टें दी हैं, कहीं डंगा गिर गया, कहीं मतलब चेक डैम गिर गया, अगर भाई वो गिर गए थे उसके नीचे घर भी तो थे, वो भी जाने चाहिए, ज़मीन नष्ट होनी चाहिए थी। आप चाहते क्या हैं ये हम ये चाहते हैं कि इनको दोबारा वो होनी चाहिए, मतलब जांच दोबारा होनी चाहिए? जांच PWD से जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि हमको इनके पर पूरा विश्वास कोई नहीं। अब जेई साहब ने जब उनको 15 दिन का टाइम किया, 15 दिन में हमको रिपोर्ट सबमिट करो, तो वो जेई ऐसे हैं मतलब कि अपने ऑफिस की बात भी नहीं मानते। 15 दिन के बजाय उन्होंने 2 महीने लगा दिए।
आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एग्जाम का मतलब मैं समझा नहीं, जब मतलब कि आप जेई के लिए बोल रहे हो कि वो ऐसे हैं कि वैसे हैं? उन्होंने मतलब अब उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था बीडीओ साहब ने कि 15 दिन में मेरे को रिपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने 15 दिन के बजाय 1 महीना लगा दिया, फिर भी नहीं दी। फिर ना अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी व्यक्ति विशेष के पीछे पड़े हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है। नहीं, क्यों पढ़ना है उसको? अब ये कागज बताते हैं ना, कागज तो सारे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं। रिकवरी निकाली तो उन्होंने किया होगा तभी रिकवरी निकली। सर देखिए, आपने, हम मानते हैं कि आपने शिकायत की, तो क्या बीडीओ साहब ने आपकी शिकायत का एक्शन लिया कुछ? हाँ, एक्शन लिया उनका, हम धन्यवाद करते थे दिल से कि उन्होंने एक्शन लिया। बहुत धन्यवाद है वीडियो साहब के। तो चलिए, ऐसी हम ऐसी हम गाली मानते है। हैं कि आपकी बड़ी सारी शिकायतें हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि वीडियो साहब ने एक्शन लिया, फिर एक्शन के उपरांत क्या हुआ? आप ये बताइए कि रिकवरी उन्होंने दी, आप कितने सहमत है उस रिकवरी से? और जो उन्होंने रिकवरी बनाई उनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा एस्टीमेट तो कुछ और था। जितनी धांधली हुई है उतनी रिकवरी नहीं हुई है हमारे हिसाब से। देखिए, इनसे तो बातचीत हो गई, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी तारीफ। जी, मेरा नाम उत्तम चंद वशिष्ठ है और मैं जडेरा से लगराट चंबी और गगरोता 4 पंचायत से अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बीडीसी मेंबर हूँ, चंबा ब्लॉक से। आप टीम मेंबर हैं? हाँ, टीम मेंबर कह सकते हैं। जो आरटीआई का काम है ये हमने बीडीसी बनने से पहले ही शुरू किया हुआ है। और जो हमारी आरटीआई विंग है उसके जो हेड हैं मिस्टर प्यार मोहम्मद पठान जी हैं। और ये साथी हमें पिछले धरने के समय पे हमें मिले थे। तब ये शायद ज़्यादा परेशान थे, जी। क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो शायद कह नहीं सकते हैं। ये बताइए कि इनकी जो शिकायत है, इससे आप क्या समझते हैं? इनकी जो शिकायत है इससे हम ये समझते हैं, जो हमारा अब तक का अनुभव है, इनकी जो शिकायत है ऐसी ही शिकायतें हर जगह की हैं। बस थोड़ा सा ये है कि कहानी में ट्विस्ट है कहीं कहीं। अच्छा, तो अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहूँगी। अक्सर हमने देखा है समाज में एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट होता है, उसके लिए जो छवि बनी होती है, लोगों का ये कहना होता है, लोग ये मानते हैं कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं वो पीछे पड़े होते हैं बिना मतलब के। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, किसी भी चीज़ को सिर्फ उसका एक पक्ष देख के हम सही या गलत नहीं कह सकते। रही बात आरटीआई एक्टिविस्ट की जो छवि है उसको ठीक नहीं समझा जाता, या कि कोई पीछे पड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी। तो वास्तविकता ये है कि थोड़ा सा लोगों में आरटीआई के बारे में जागरूकता नहीं है। मीन्स आरटीआई एक अधिकार है सबका। एक्टिविस्ट कोई तमगा नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप आरटीआई लगाओ तो आप भी एक्टिविस्ट हो गए, ठीक है जी। बाकी एक्टिविस्टों का ये है कि सबका दर्द एक जैसा है तो इकट्ठे हो गए, एक ज़रूरत समझ लो समय की। तो आपका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? छवि की जो आप बात कर रहे थे, तो छवि का ऐसा है कि जैसे मान लो इन्होंने रिकॉर्ड लिया तो किसी ने काम किया था, किसी के सिरे चढ़ेगा वो। अब मौके के जो अफसर होते हैं, मुलाजिम होते हैं, कोई तो इंक्वायरी करेगा। हो सकता है उसमें से कोई हमारा भाई रिश्तेदार भी हो, ठीक है जी। लेकिन उसको इंक्वायरी करने से ये है कि डिपार्टमेंट अपने लोगों को बचाता है, अपने जो भी गड़बड़ झाले किए हुए है उसके लिए प्रैक्टिसेस करता है। वो तो खैर उनका राइट है। लेकिन जो अन्य प्रैक्टिसेस होती हैं कि टॉर्चर करना आरटीआई एक्टिविस्ट को, और वो सारी चीज़ें जो आरटीआई एक्टिविस्ट झेलता है, जी। ठीक है जी। किसी की शिकायत करना कोई आसान या अच्छा काम नहीं है, ना तो अच्छा है ना आसान है। लेकिन अगर कोई शिकायत कर रहा है और उसका मकसद सही है, अब हम आरटीआई एक्टिविस्ट, हमारा मकसद देखें ना आप, हम अपना परिवार को जो समय देना होता है वो इन कागजों को देते हैं। जी, जी। हमें अपने परिवार को जो अपनी कमाई पूंजी से कुछ देना होता है वो हम इन कागजों में खर्च करते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में पुलिस का बड़ा भारी हाथ है, अच्छा, क्योंकि जो ये बात आप कैसे कह सकते ये ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जो जिन्होंने गड़बड़ झाले किए होते हैं उनके पास धन होता है, ठीक है जी, और वो उस धन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, वो लेकिन उस धन आप का कैसे इस्तेमाल कह करते सकते हैं, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये बिना ये देखे कि सही क्या है गलत क्या है, जिधर से इनको मिल गया उधर से ये गेड़ा दे देते हैं। दूसरी तरफ का तो ना ये बयान सुनते हैं ना तो सच्चाई सुनते हैं, सब सच्चाइयाँ गायब हो जाती हैं। मेरे खुद के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, लूट हुई है, मोबाइल लूट लिए, पैसे लूट लिए। एक बार नहीं बहुत बार हमने उसकी शिकायत की। जो मौके के गवाह थे लोग मुकर जाते हैं। वो इसलिए मुकर जाते हैं क्योंकि उनके साथ भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है। मतलब सारा जो मुकदमे बनाने का खेल है,
झूठे मुकदमे, और उनसे फिर आरटीआई एक्टिविस्टों को परेशान करना, तो ये इसमें तो पुलिस का ही हाथ है। आपका दर्द तो ठीक है, लेकिन अब हम इनकी तारीफ जानना चाहेंगे। आप मेरा नाम, नमस्कार मैम, मेरा नाम प्यार मोहम्मद है। मैं एक वरिष्ठ नागरिक भी हूँ और इसके साथ साथ काफ़ी वर्षों से एक आरटीआई में काम कर रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, वर्ष 2008 से लेकर के आज तक। और मैंने जो इस सफ़र में देखा है तो ये मामले सारे चकित करने वाले मामले कि इस देश में कितना भ्रष्टाचार है और ये कब तक चलेगा, हमें तो ये मालूम नहीं, क्योंकि हम तो थक गए, अक गए। मैं हिमाचल प्रदेश का वित्त सचिव हूँ, इस विंग का, आरटीआई विंग का, जो हमारा पंजीकृत आरटीआई विंग है, हिमाचल प्रदेश का वित्त सचिव हूँ। और ये हिमाचल प्रदेश का ही पूरा कार्यालय यहाँ पर है। तो जो भिन्न भिन्न पंचायतों से या भिन्न भिन्न ब्लॉकों से जो लोग मेरे पास आते हैं अपना दर्द लेकर के, भी आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हमने ऊपर डायरेक्टर को फ़ोन किया आपके बिलासपुर में, शिमला में, तो उन्होंने बताया कि भाई फलाना रास्ता, और हमारा जो है वित्त सचिव का कार्यालय जो है जिला चंबा में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा रिकॉर्ड है जो मैंने आरटीआई के माध्यम से लगाता भी हूँ। और आरटीआई का हो सकता है इंडिया लेवल पर मेरा रिकॉर्ड हो लिखने में, जो मैंने अपने कागज़ प्रमाण लिखे हैं। इसमें ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये एक असहनीय दर्द है और ये विष की तरह फैल रहा है हमारे देश में, और ये महामारी की तरह फैलेगा जब हम नहीं होंगे। शायद नेक्स्ट पीढ़ी के लिए जो है ये एक विष है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि चुप मौन रहना ही एक अपराध है। सच्चाई को सच्चाई के रूप में तब्दील ना करना ये बड़ा अपराध है, ये घोर अपराध है। अगर हम देख करके अपराध को देख करके चुप हैं तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, और देश के लिए खतरा है। सर देखिए, एक बड़ा सवाल, वैसे तो आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या एक आरटीआई एक्टिविस्ट भ्रष्टाचारी हो सकता है? हो शायद, मे भी, इसमें मुकरा नहीं जा सकता है। आरटीआई एक्टिविस्टों की भी अपनी अपनी प्रजातियां हैं, हम देखते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई अधिकारी ही भ्रष्ट है, लेकिन हमने सुना है, देखा नहीं है। हमने सुना है कि भाई ये एक व्यापारीकरण है, आरटीआई एक्ट जो है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखते हैं ना लोग लोग। बोलते हैं व्यापारीकरण है, लेकिन मेरे नज़रिए से इसको मारने और उसका व्यापारीकरण करने में जो है शासन प्रशासन का बड़ा लंबा हाथ है, मेरे अपने हिसाब से। क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट जो छोटा मोटा एक्टिविस्ट होता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। जब उसको प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है, क्योंकि ये तो ऐसा विधान है कि अपने धन से लड़ा जाता है। जो देने वाले हैं उनको पब्लिक की मनी से, पब्लिक के टैक्स से उनको सैलरी मिलती है और वो आने जाने के भत्ते अलग मिलते हैं। वो काम नहीं कर रहे हैं, उस एक्ट को दबा रहे हैं, उस एक्ट के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं, उस एक्ट के ऊपर चढ़कर काम कर रहे हैं। क्योंकि एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो प्रावधानित हैं उसमें, कि इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो अधिकारी जो बंधा हुआ है, क्योंकि उसके टाइम पीरियड जो है उसमें जो है प्रतिबंधित किया गया कि इस टाइम पीरियड में आरटीआई देनी है, और प्रथम अपील अधिकारी को इतने टाइम पीरियड में इसका फैसला करना, और द्वितीय अपील अधिकारी को इसका इतने टाइम पीरियड में फैसला करना। लेकिन मेरे हिसाब से एक्ट के हिसाब से वो काम नहीं हो रहा, जिसके चलते भ्रष्टाचार जो पनप रहा है, और ऐसा पनप रहा है कि भ्रष्टाचारी आज़ादी ले रहे हैं शासन और प्रशासन की तरफ से। क्योंकि मैंने जो अपनी तरफ से शिकायतें करी हैं, मैंने हर शिकायत में लिखा है, चाहे शासन को करी, चाहे प्रशासन को करी, चाहे राष्ट्रपति ऑफ हिंदुस्तान को करी है, चाहे मैंने राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को करी, प्रधान मुख्यमंत्री को करी है, प्रधानमंत्री को करी। मैंने एक थ्रू प्रॉपर प्रमाणों के आधार पर शिकायत करी है। उन प्रमाणों को नज़रअंदाज किया जाता रहा, मान्य किया जाता है कि उच्च स्तर का, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने एक एक्शन लिया मेरी एप्लीकेशन, देखो क्या है उनको, पर उन्होंने लिया, कानून को माना, संविधान को माना, विधान को माना। जब उनका आदेश स्टेट लेवल पर आ जाता है तो स्टेट लेवल के भी उच्च अधिकारी जो है उस पर काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। लेकिन उससे जब नीचे उतरता है तो फिर लगता है कि भी वो खत्म हो जाएगा, रद्दी की टोकरी निकल जाएगा। तो जिससे प्रतीत होता है कि भाई शायद भ्रष्टाचार को कराने में कहीं ना कहीं किसी का हाथ है। शिकायतें करने के बावजूद भी संपूर्ण जांच नहीं होती है, तो लगता है कि अधिकारियों का भी इन मामलों में कुछ हित हो सकता है। पर खैर एक बात है कि इस पर जब हमने उनसे बातचीत की बीडीओ साहब से, तो उन्होंने बताया था हमें फ़ोन पर, उन्होंने बताया था कि इस तरह से एक मामला आया है और वो संज्ञान ले रहे हैं, जांच जारी है, इस तरह से उन्होंने कहा। जी, मेरी भी एक बार बीडीओ महोदय से बात हुई थी, सलोनी से, बड़े अच्छे एक अधिकारी हैं। तो मैं एक बार उनसे मुलाकात भी इसी मामले में हुई थी। मैं गया था एज ए प्रदेश वित्त सचिव, जो मेरी ड्यूटी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई थी। तो मैं इनके केस के मामले में बीडीओ सलोनी के कार्यालय में गया था। उन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास दिया था कि इस मामले में जो संपूर्ण संज्ञान लिया जाएगा। पर जब मैंने इनका दर्द देखा तो मुझे दुख लगा कि पूर्ण
संपूर्ण तरीके से जांच नहीं हो पाई है। जो इनका अनुमान था, देखो ना, जांच अधिकारी की ड्यूटी है, उसको वो सेवा करने के लिए उसको बता दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, एक्स्ट्रा हो सकता है उसने टीए भरा हो, क्लेम किया हो कि मैं इतने दूर पैदल गया, इतने दूर बस में आया, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मौसम प्रावधान है कि टीए लो, मजे लो। तो वो जिस काम के लिए 15 दिन का टाइम बाउंड किया, 30 अगस्त 2024 को बीडीओ ने शो को नोटिस में उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया जेई को कि आपने मेरे आदेशों की अवहेलना की, अवमानना करी है, आपने इस समय सारणी के आधार पर जो है काम नहीं किया है, तो आपको आदेश दिया जाता है कि 15 दिन के भीतर भीतर इस मामले की कार्रवाई की जाए। 30 अगस्त, और आज कितनी डेट है कि कितना आज अधिकारी के आदेशों अनुसार काम किया जांच अधिकारी ने। जांच अधिकारी उस अधिकारी के नीचे काम कर रहा ना, उसके ऊपर, तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे एक्ट, हमारे विधान के ऊपर जो है कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, जो प्रावधान है एक्ट अभी में। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? हमें लगता है कि, मुझे विश्वास है कि इसकी जांच जो है सक्षम विभाग को देनी चाहिए। वैसे तो जो जांच की जा रही है वो असंवैधानिक तरीके से है, गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि क्रिमिनल कार्यों की काम जो होती है वो कोई भी ऐसी कमेटी नहीं है जिस विभाग में क्रिमिनल की, जो ये क्राइम हुआ ना जी, सरकारी धन का दुरुपयोग क्राइम है, तो जिस विभाग के खिलाफ शिकायत करिए उस विभाग को उस क्राइम की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, जो हमारा लॉ कहता है। अभी क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जो हमारे कानून में, जो हमारे विधान में प्रावधान है कि जिसको दोषी ठहराया गया है उस दोषी से उसकी जांच करवाई जा रही है। एक जेई उसकी एमबी करता है और दूसरा जेई उसकी असेसमेंट कर रहा है, एक जेई को दूसरा जेई जो है नजरअंदाज कर रहा है कि एक जेई ने गलत काम किया, दूसरा जेई ने, ये तो प्रमाणित हो गया कि उसी विभाग के एक जेई ने एमबी करी है, कितना काम पूरा है, और उसी प्रेशर में आकर, आरटीए के प्रेशर में आकर के उस दूसरे विभाग के उसी विभाग के जेई ने, दूसरे जेई ने उसमें जो है रिकवरी निकाली है। बड़े खुशी की बात है कि रिकवरी तो निकाली है, कम सही लेकिन निकली तो है। लेकिन जो इनका आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार से, उनकी शिकायत के आधार से जो है वो जांच अधिकारियों को जांच करनी चाहिए, अन्यथा ये जांच जो है माननीय अपने खंड विकास अधिकारी को, क्रिमिनल एजेंसियों को सौंपनी चाहिए, ताकि वो विस्तार पूर्वक उसको अपना अमली जामा पहना सकें और दोषियों को सलाखों के पीछे ले जा सकें। आप अपना चैनल लेकर के हमारे दर्द जानने के लिए हमारे बीच आए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूँ, क्योंकि मैंने देखा अक्सर मीडिया से हमारा वास्ता पड़ता रहा, मीडिया ने हमारे दर्द को नहीं समझा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, शायद मीडिया को भी गले की हड्डी बने हुए हैं। मीडिया क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है मेरे रिश्तेदार भी या मेरे अपने सगे संबंधी भी मीडिया में हैं जो इस दर्द को नहीं समझ पाए। तो मैं आपका एक तहे दिल से, अंदर गहराइयों से, दिल की गहराइयों से इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आभारी हूँ, आपका ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ सदा के लिए, कि जो आप लोग इस आरटीआई, इन बेचारे गरीबों का एक दर्द सुनने के लिए आरटीआई के कार्यालय के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे आपके माध्यम से मैं एक शासन प्रशासन को मैसेज करना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि आरटीआई लगाना या आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई कार्यकर्ता ही भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं कर सकता है। हाँ, कर सकता है संपूर्ण तरीके से, अगर जनता अवेयर हो। जो काम हम कर रहे हैं वो प्रशासन को करना चाहिए, जैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हुए हैं, तो इस काम के लिए लिटरेचर आया भारत सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा, जो जगह जगह इसके लिए कैंप्स होते हैं, वर्कशॉप लगती है, कार्यशालाएं होती हैं, तो हमें पता नहीं है कि वो बजट मैंने लिया, वो भी ब्यौरा लिया, चाहे पानी में सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ताओं को उस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो ये काम सरकार को करना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा सरकार को कि जो काम हम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सरकार को ध्यान में अपने लाना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जिला स्तर पर जो कार्यालय खुलने चाहिए और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए गाँव जो है आरटीआई के शिविर लगाना चाहिए, और एक ब्लॉक में एक आरटीआई कार्यकर्ता तैनात करना चाहिए जो अपने गाँव को, उसको सख्त सरकार थोड़ी सी सैलरी दे दे ताकि वो अपने गाँव को जागरूक करता रहे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि शासन प्रशासन हमारी बात पर सहमत होगा या हमारी बात को सुनकर जो है कोई ऐसा फोकस बदलेंगे। ये तो चलो आगे नेक्स्ट बात है, इसमें लड़ाई लड़ने के लिए आम लोगों का ही एक अहम रोल रहेगा, जो आम भ्रष्टाचार से हम मुक्ति पा सकेंगे। अन्यथा अंधेरा है, अंधेरा ही रहेगा। वो बोलते हैं ना, एक गाना है, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, कभी तन्हाइयों में। आप आरटीआई एक्टिविस्ट से पहले सिंगर तो नहीं थे? नहीं, सिंगर नहीं थे मैडम, ये तो हमारा नहीं, एक शौक रहा है। आपका जो ये गाना आपने जो गाया है काफी अच्छा गाया है, तभी बोल रही हूँ। ये हमारा शौक था, ये एक मेरा पैतृक शौक था जो जिंदा है, जो चला रहा है। हम अपनी पीढ़ियों को भी दे चुके हैं इसको कि एंजॉय ऐसा किया जाता है।
क्योंकि हम जब ये मैं समझ गई, ये गाने के माध्यम से आपने अपना दर्द बयां किया है। मैं समझ तो गई ये बिल्कुल। हमारी यादें तो जो हमने ये सफ़र पकड़ा है, ये लोगों को तब याद आएगा जब वो अंधेरे में चले जाएंगे और ऐसी खाई में जाएंगे, उस खाई से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये लोग जो आज मौन हैं, ये आरटीआई के खिलाफ जो लोगों को, अनपढ़ लोगों को उस्काते हैं ना कि ऐसा है, काम नहीं होने देते, तो ये हम लोगों जनहित में काम कर रहे हैं। आरटीआई का मतलब है जनहित में काम करना, सरकार के द्वारा लोगों के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके हर चीज़ के लिए जो पैसा दिया, वो जो लोग बड़े बड़े लोग गबन कर जाते हैं और थोड़े पैसों के लिए वो बिक जाते हैं, तो इसमें उन लोगों को एक सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, हमारा सहयोग करना पड़ेगा। तो मैडम जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जी, थैंक यू जी। आपका क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है, लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। और अगर आज इस 4G के ज़माने में अगर जागरूक ना हो पाए, आपके चैनल से अगर जागरूक ना हो पाए, तो फिर शायद कभी जागरूक हो भी नहीं पाएंगे। और जागरूकता होनी चाहिए। ये जो जांच अधिकारी होते हैं, ये एक तरफा और तरफ उनकी जो स्ट्रांग है, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो गबन करने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनकी ही बोली लिख दी जाती है जांच अधिकारी द्वारा। सच नहीं लिखा जाता, सही जांच नहीं की जाती, बोगस जांच की जाती है। सिर हच्छे हकरी भूरी, समझ लेना मेरी भाषा। सिर हच्छे हकरी भूरी, उम्र बुझ गया कर दे मजूरी, बिरिमने पे ईंदी पूरी। नानू दादू मौ सुपुत्र, 4 पीढ़ियां। नानू दादू मौ सुपुत्र मजूर, पाई चलूरे शरम दौड़, बैगा गांधे सन जाइंदे त्यार न बदलिंदे कदी मूड, इंदे मजूरे पुत्र इंदे मजूर, सुगना अफसर बन दे हजूर। जो मनरेगा के लिए रो रहे हैं, उनके ये हाल है। नानू दादू मौ सुपुत्र, ये 3-4 पीढ़ियां जो हैं, काम कब से कर रही हैं? सर हच्छे हकरी भूरी, सर हच्छा हो गया, हकरी भी भूरी हो गई, नजर भी कम आ रहा है। इतना लंबा समय हमने अपनी उम्र में व्यतीत कर दिया और फिर भी आज हम आरटीआई एक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने एक कविता बनाई है अपनी चंबियाड़ी भाषा में, और गादी में है, कुछ चुराई में। ये लंबी बुक से मेरी, तो या आपको कभी इसका बयान करेंगे, लेकिन मैंने 4 लाइनें बताई तो ये पब्लिक तक पहुंचे। नहीं, बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है आपने खुद के ऊपर। और आज हम ये देख रहे हैं कि किसी का दर्द कोई कविता के माध्यम से बयां कर रहा है, कोई गाने के माध्यम से। चलिए आप भी फरमाइए कुछ। जी, जो हमारा ये अभियान है, इसमें हमारे ऐसे जो गणमान्य लोग हैं, जो अच्छा नॉलेज रखते हैं, प्रशासन के साथ जूझे हैं, शासन के हाल देखे हैं, और आरटीआईयाँ भी ली हैं, शिकायतें भी की हैं, दर्द भी झेले हैं, और उन दर्द को आपके सामने गुनगुना रहे हैं। सीनियर जो भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, और देश भर से हमारे साथ टीम है, देश भर से हमारे काफ़ी अच्छे आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए, जो जिन्हें हम मान देते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, उन गुरुओं के लिए समर्पित कुछ लाइनें हैं। वैसे ही होया जा जिउण दा सिखाइए, नी आजा जिउण दा सिखाइए, वो तैनू टंग सजना, तू पहलां गुरुआं दे रंगां विच रंग सजना। होया जा जिंदगी दी जित लईए जंग सजना, नी आजा जिउण दा सिखाइए, तैनू टंग सजना। वे तार तलवार दी ते सौखा नहीं हो तुरना, तार तलवार दी ओए तार तलवार दी, वे तार तलवार दी ते सौखा नहीं हो तुरना। वे बोलदे सी जेड़े सानू वो पैना पिछे मुड़ना, बोलदे सी जेड़े सानू वो पैना पिछे मुड़ना। वे आपां बोलती उन्हां दी कीती ए बंद सजना। वो साडे गुरु जी सारे ही दबंग सजना, ते हुण हो गया मैं मस्त मलंग सजना। वो आपां चंबे आके छेड़ दित्ती है जंग सजना, हुण किली उत्ते दिता डर टंग सजना। तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाना। तो आपका बहुत ही बढ़िया है, और मैं मानती हूँ कि आपने इस गाने के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है, और उम्मीद है कि जो लोग आपके दर्द को समझते हैं वो समझेंगे, जो नहीं समझते लोगों को हैं समझना चाहिए, वो हम उनकी लड़ाके हैं, मर्जी है। हम जी, जो आरटीआई थैंक यू जी, एक्टिविस्ट हैं, थैंक हमारी यू।